अपनी इनकम में से पैसे बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करना और उससे वेल्थ जनरेट करना एक प्रकार की कला है। आप अपने पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, डेट फंड्स हो, सिक्योरिटीज़ हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, किसी भी प्रकार के एसेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट बनाते हैं, लेकिन अगर इन 25 रूल्स की आपको जानकारी नहीं है तो कभी भी आप अपने लिए एक विशाल वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हो। आप महीने के चाहे 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो या 1000 करते हो या 10,000 या 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टिंग के ये 25 रूल सभी इन्वेस्टर के लिए एक समान कार्य करते हैं और लंबे समय में आपके लिए फिनोमिनल वेल्थ जनरेट करके देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप 5 साल से कम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट बनाते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट नहीं, ये आपका ट्रेडिंग कहलाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म से आते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा खूब सारा जनरेट होता है। जैसे कि अगर आपने 1990 में विप्रो के 10,000 शेयर बाई कर लिए होते तो 2022 तक उन 10,000 शेयर की कुल कीमत 500 करोड़ रुपए हो चुकी होती। तो ये लॉन्ग टर्म में इतना इफेक्ट देखने को मिलता है। जब तक आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, अचानक से डाउन अप और ये खेल चलता रहता है। किसी एक पर्टिकुलर वर्ष में मार्केट 30% डाउन जा सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे अपने शेयर्स को या अपने म्यूचुअल फंड्स को या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को, तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा सा गेन देकर जाएंगे, आपके लिए वेल्थ जनरेट करके जाएंगे। अगर 1801 के अंदर स्टॉक्स के अंदर $1 इन्वेस्ट किया जाता है तो वह 2006 तक उसकी कुल कीमत $112.7 मिलियन हो चुकी होती है। इस चार्ट के अंदर आपको CPI, गोल्ड, बिल्स, बॉन्ड्स और स्टॉक्स की रिटर्न की रेखाएं दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियर तरीके से स्टॉक्स ने हर टाइम फ्रेम में इन सब को आउट परफॉर्म किया, चाहे ये गोल्ड हो, बिल्स हो, बॉन्ड्स हो, CPI हो, सबको आउट परफॉर्म किया। लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। शुरुआती दिनों में आप देख पा रहे होंगे कि स्टॉक्स और बॉन्ड दोनों आपस में चिपक कर चल रहे होते हैं। कभी स्टॉक्स बॉन्ड के ऊपर जाते हैं, वापस बॉन्ड्स को नीचे टच करते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, लेकिन लंबे टाइम फ्रेम पर दूर दूर तक बॉन्ड्स स्टॉक्स के आसपास भी नहीं फटकता है। तो ये लॉन्ग टर्म का बहुत ही विस्मयकारी इफेक्ट होता है। ऑन एवरेज प्रत्येक 10 सालों में इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। हर 10 साल में आपका पैसा डबल होता जाएगा। पिछले 204 सालों के इतिहास में इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद इक्विटी का जो रिटर्न है ऑन एवरेज 6.8% हर साल आता है। इस हिसाब से आपके 10 साल में आपकी परचेजिंग पावर डबल हो जाती है। और अगर इसी पैसे को आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा डबल होने में 32 साल लग जाते हैं इन्फ्लेशन को माइनस करने के बाद। मार्केट में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है, लेकिन अगर ये आपका लॉन्ग रन है, लॉन्ग टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर स्टॉक्स रिस्की न होकर बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो जाता है। 20 साल के टाइम पीरियड में स्टॉक्स की रिटर्न कभी भी इन्फ्लेशन के बिलो नहीं गई। इन्फ्लेशन के नीचे स्टॉक्स ने कभी रिटर्न नहीं दिए हैं, जबकि आपके बॉन्ड के रिटर्न्स कई बार 3% से नीचे भी गए हुए हैं। जब आप 10 साल के लिए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपके स्टॉक्स की रिटर्न बॉन्ड से ज़्यादा रिटर्न होंगे। इस टेबल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हर टाइम फ्रेम में स्टॉक्स ने T-बिल्स को हमेशा आउट परफॉर्म किया है, बॉन्ड्स को आउट परफॉर्म। लेसन नंबर 4, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। मार्केट को कभी भी टाइम करने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब आप सोचते हैं कि मार्केट को टाइम करना इतना आसान है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। बड़े बड़े फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, FIIs, किसी को ये पता नहीं होता है कि मार्केट में कब टॉप लगने वाला है और मार्केट में एक्चुअली बॉटम कब लगेगा। आप एग्जांपल देख लीजिए, 2000 में मार्केट में एक भयंकर मंदी आई, किसी को 8 तक नहीं थी कि इतनी बड़ी मंदी आएगी। फिर उसके बाद 2002 में फिर मार्केट में एक बियर फेज आया जो कंटिन्यू 2 साल तक चला। अब अगर आपने टाइम कर भी लिया होता तो आपको ये थोड़ी पता था कि मार्केट 2 साल तक नीचे ही रहेगा। एक्चुअल बॉटम आप कभी पकड़ नहीं पाते। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से पहले जब मार्केट में टॉप लग रहा था तो उस टॉप का एहसास किसी को पता नहीं था, और ये टॉप लगने के बाद
मार्केट में इतनी बड़ी त्रासदी आएगी, किसी को नहीं पता था। अच्छे अच्छे लोगों के इसमें पर कच्चे उड़ गए, और जब बॉटम हुआ तो बॉटम फिशिंग करने की कितने सारे लोगों ने कोशिश की, उनको भी मार्केट ने बहा दिया। तो इसलिए मार्केट को कभी टाइम करने की कोशिश ना करें। टेक्नोलॉजी के चलते हमारी दुनिया दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है, और अगर आप एक क्वालिटी इन्वेस्टर हैं, क्वालिटी कंपनियों के अंदर अपने शेयर खरीदना प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पर आपको डिसरप्शन करने वाली कंपनियों से हमेशा दूर रहना है। डिसरप्शन से ऐसी कंपनीज जिनके डायनेमिक लगातार चेंज होते जाते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं होता है, ऐसी कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बनाना है। जैसे कि डाउ जोन्स जब स्टार्ट हुआ था, तब उनमें 12 स्टॉक में से 10 स्टॉक्स रेल रोड के स्टॉक्स थे, और आज उन स्टॉक्स का किसी को नाम भी पता नहीं। सेम ये स्टोरी निफ्टी के साथ भी। तो आपको उन कंपनियों के साथ बने रहना है जिन कंपनियों के अंदर लॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स हो। आसानी से टेक्नोलॉजी उन कंपनियों को ख़त्म नहीं कर सके, ये एक विशेष मोड आपकी कंपनी के अंदर होना चाहिए। जब सारी कंडीशन फेवर में होती हैं और एक बुल मार्केट चल रहा होता है, तब सारे लोग कहते हैं दिस टाइम इज़ डिफरेंट, अब ये मार्केट आसानी से गिरने वाली नहीं है। देखिए इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही शानदार है, और ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, और अगले ही कुछ दिनों बाद मार्केट में एक बियर फेज स्टार्ट होता है। जब बियर फेज अपने बॉटम के आसपास होता है, तब लोग कहते हैं कि दिस टाइम इज़ डिफरेंट, अब मार्केट में ये गिरावट चलती रहेगी, अब ये मार्केट कहीं ऊपर जाने वाला नहीं। यही मेंटेलिटी एक इन्वेस्टर को बर्बाद करके रख देती। मार्केट का एक सिस्टम होता है कि मार्केट जब भी चलता है एक साइकिल में चलता है, एक बुल रन, उसके बाद एक बियर फेज, फिर एक बुल रन, फिर उसके बाद एक बियर फेज चलता है। ये अलग बात होती है कि बुल रन की रफ्तार तेज़ होती, ज़्यादा होती, लंबा चलता है, और बियर फेज बुल रन की बजाय काफ़ी छोटा होता है। अदर जिन स्टॉक्स में आपका हाई कन्विक्शन है, आपने ऐसी कंपनियां चूज कर रखी हैं जिनका FCF बहुत हाईएस्ट है, ग्रोइंग कंपनीज है, जिनके एस्टिमेट्स बहुत अच्छे हैं, जिनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तो आप उनमें अपना कन्विक्शन बनाए रखें। केवल मार्केट के सेंटीमेंट के आधार पर उनमें एंट्री और एग्जिट ना करें। मार्केट के डायनेमिक नेचर के कारण आपकी पोर्टफोलियो की स्टॉक्स हमेशा बढ़ते नहीं और हमेशा घटते नहीं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं, और कुछ स्टॉक में नेगेटिव रिटर्न मिल रहा होता है। तो आप क्या करते हैं, जिन स्टॉक्स में पॉजिटिव रिटर्न होता है, इस डर से उनको बेच देते हैं कहीं ये भी नेगेटिव में नहीं चला जाए, और जो स्टॉक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहे होते हैं आप उनके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाए रखते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपकी जो विनर स्टॉक्स हैं उनको आपको कभी नहीं बेचना है। यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी का उदाहरण है फिलिप मॉरिस का, जिसने 1925 से लेकर 2006 तक कुल 81 साल तक 17.2% की एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न से इन निवेशकों का पैसा कई गुना कर दिया। अगर आपने इसमें $1 1925 में लगाया होता तो ये $1 का $380 मिलियन बना चुका होता 2007 तक। इंडिया के संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, नेस्ले, TCS, इंफोसिस, विप्रो, कई ऐसी कंपनियां भरी पड़ी हैं जिन्होंने इस तरह का अबनॉर्मल रिटर्न निवेशकों को दिया है। रूल नंबर 8, लो स्टॉक प्राइसेस आर ग्रेट फॉर इन्वेस्टर्स। जब भी आपको जिन कंपनियों का आपने चुनाव किए हैं, जो आपकी पैरामीटर पर खरी उतर रही हैं, अगर वो कंपनी आपको लो प्राइस में मिलती हैं तो वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट बनाने से कभी भी नहीं चुके। बियर मार्केट्स एंड करेक्शंस आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इस तरह के मौके मार्केट हमेशा रोज़ रोज़ नहीं देता है। ये कभी साल में, कभी 2 साल में, और कभी कभी 5 साल और कभी 10 साल में देता है। और कुछ स्टॉक तो ऐसे भी होते हैं जहां आपको मौके मिलते ही नहीं। तो जब भी आपको टॉप क्वालिटी की कंपनियां जो आपकी पैरामीटर के अनुसार हो, अगर वो चीप प्राइस पर मिल रही होती है तो उन्हें आप उनकी 1 साल या 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की ख़राब अर्निंग देकर उनको इग्नोर ना करें। यह आपके लिए बहुत बेहतरीन दांव साबित हो सकती है। ऐसा कई बार हुआ, जैसे कि कोविड आया था 2020 में, जब बजाज फाइनेंस 5200 रुपये से 1500 रुपये तक आ गया था। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इतनी टॉप क्वालिटी की कंपनी जब 1500 रुपये आ जाती थी, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ था और लोग उस समय भी इसको लेने से डर रहे थे। थिंकिंग ये थी कि ये तो अब ख़त्म हो गए। ऐसा होता नहीं है। बड़ी कंपनियां, एस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ कभी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं होती हैं। आपको जब भी वो अच्छी प्राइस पे मिले
आप उन्हें लेने से कभी परहेज ना करें। इसी तरह की एक और कंपनी थी नेस्ले इंडिया। जब 2013, 14, 15 के आसपास मार्केट में इसके प्रति एक सेंटिमेंट ख़राब हो गया था कि इसके प्रोडक्ट जो मैगी उसमें पारा वगैरह आता है, तो उस समय भी इसका शेयर प्राइस 6,000 रुपये से 3,000 रुपये आ गया था। तो वो 3,000 रुपये में इसको लेने की अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रूल 9, इन्वेस्ट इन कंपनीज देयर ट्रांसलेट मोस्ट अर्निंग्स इनटू फ्री कैश फ्लो। बहुत सारी मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जिनकी संख्या हज़ारों की संख्या में खूब सारा पैसा कमाती है, लेकिन वो अपने इस पैसे को फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पाती। ये एक थोड़ी विवाद वाली बात हो सकती है कि जब बहुत सारा पैसा कमाती तो FCF या फ्री कैश फ्लो में किस प्रकार से वो इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास ढेरों तरह के डेट होते हैं, जिनके मार्जिन्स काफ़ी लो होते हैं, जिनके फाइनेंशियल कर्जे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कितना ही पैसा कमा लेती है, लेकिन उसको आप फ्री कैश फ्लो में काउंट नहीं कर पाती हैं। लेकिन इसकी विपरीत कुछ गिनी चुनी, मेरी नज़र में मात्र 10 से 11% ऐसी कंपनियां हैं कुल लिस्टेड 6,000 कंपनियों में से, जो साल दर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं। आप इन्हें कैश जनरेटिंग मशीन भी कह सकते हैं। ऐसी कंपनियों में एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, पीडीलाइट। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपको एक उदाहरण है समझाने के लिए कि आप ऐसी कंपनियों की ओर रुख करें जो फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं। इनकी फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी स्टॉक मार्केट में बहुत ही बेहतर परफॉर्म करती हैं। रूल नंबर 10, द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ स्टॉक वैल्यूज रिमेन्स द अर्निंग ऑफ ए कॉरपोरेशन। किसी कंपनी के द्वारा अर्जित आय में से उसके सारे खर्चे तथा उसके टैक्स एक्सपेंस को बाकी निकालने के बाद प्रतिशत में जो इसका लाभांश आता है, उस लाभांश में से इन्फ्लेशन को बाकी निकालने के बाद जो प्रतिशत इसकी अर्निंग बचती हैं, आपको उस स्टॉक से उतनी ही अर्निंग की उम्मीद करनी चाहिए। 1946 से लेकर 2006 तक रियल अर्निंग ग्रोथ इन्फ्लेशन को बाकी निकालने के बाद 3.4% थी। आपको अपने शेयर से इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए इन्फ्लेशन को बाकी निकालने के बाद। अतिरिक्त आपको ये हो सकता है आपको डिविडेंड मिल सकता है, बोनस शेयर मिल सकते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स का आपको फ़ायदा मिल सकता है। रूल 11, लुक एट द इक्विटी प्रीमियम। पिछले 200 सालों के इतिहास में स्टॉक के रिटर्न ने गवर्नमेंट बोर्ड की रिटर्न से 3% से 3.5% रिटर्न ज़्यादा दिया साल दर साल। तो आपको ये आंकड़ा एक नोट करके रखना चाहिए कि किस प्रकार से स्टॉक का रिटर्न बॉन्ड के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा होता है। रूल 12, इन जनरल स्मॉल कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म। ये सामान्य सी बात है कि हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक्स ने लार्ज कैप स्टॉक से बेहतर रिटर्न दिया है। कारण इसका सीधा सा है कि लार्ज कैप स्टॉक के पास स्कोप कम होते हैं, वो वैसे बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी होती हैं। एक बड़ी कंपनी को उससे दुगना रिटर्न देने में कंपनी को भी डबल गुना होना पड़ता है, तब जाके वो डबल रिटर्न दे पाती हैं। जबकि स्मॉल कैप स्टॉक्स के संदर्भ में एक स्मॉल कैप को डबल होने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक छोटी दुकान वाला दूसरी दुकान और खोल सकता है, लेकिन जब एक बड़ा कॉरपोरेट हाउस होता है तो वैसा का वैसा और बनाने में उसे टाइम लगता है। ये 1926 से लेकर 2006 तक का आंकड़ा है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इतिहास है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स ने 14% के CAGR के रेट से रिटर्न दिए, जबकि लार्ज कैप स्टॉक्स ने 10% के CAGR से रिटर्न दिए। इसके संदर्भ में हमने एक म्यूचुअल फंड का वीडियो बनाया है 2023 के लिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। यहाँ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का मतलब कचरा पट्टे को नहीं ले लेना। कई सारे ऐसे स्मॉल कैप्स हैं जो 1 रुपये 2 रुपये के स्टॉक प्राइस पर चल रहे हैं। ऐसे कचरे को आपको नहीं बीनना है। स्मॉल कैप्स में ऐसी दमदार कंपनीज, दमदार फ्रेंचाइज को चुनना है जिनका सारे आंकड़े बहुत बेहतर हो, जिनका रिटर्न ROC शानदार हो, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो शानदार हो, जिनका FCF लगातार बढ़ते हुए क्रम में हो, जिनका 3 साल का फाइनेंशियल रिजल्ट पॉजिटिव हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनमें 10% से 20% की ग्रोथ हो। ऐसी कंपनियों को आपको चुनना है। रूल 13, चीपर स्टॉक्स आउट परफॉर्म द मार्केट। अब यहाँ चीपर स्टॉक्स के मतलब घिसे पिटे स्टॉक्स नहीं। चीपर स्टॉक्स का मतलब साउंड क्वालिटी की कंपनीज होती है जो किसी कारण से 1 साल या कुछ 2-3 क्वार्टर ख़राब रहने से उनके रिजल्ट कमज़ोर आए हो,
तो वहाँ पर उनका स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर जाता है, तो उनको यहाँ पर चीपर स्टॉक्स कहा गया है। तो उनका रिटर्न सामान्यतः बड़े स्टॉक की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन द प्राइस अर्निंग रेशियो द 20% चीपेस्ट स्टॉक्स आउट परफॉर्म द S&P 500 बाय 3.2% बिटवीन 1957 टू 2006। 1957 से लेकर 2006 के बीच में कुल 20% चीपेस्ट स्टॉक्स ने S&P 500 को 3.2% से ज़्यादा उनको बीट किया। रूल 14, डू नॉट इन्वेस्ट इन IPOs। 1968 से लेकर 2000 तक अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट में IPO को अंदर आपने पोजीशन बनाई होती है और बाय एंड होल्ड की आपने उसमें स्ट्रेटजी रखी होती है IPOs के अंदर, तो आपको वहाँ पर निराशा देखनी मिलती। उन्होंने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया। कुल 33 सालों के इतिहास में 29 साल तक इन्होंने इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है। और अभी हालिया उदाहरण में भारत के अंदर 2021-22 और अब आने वाले समय में और खूब सारे IPO आ रहे हैं। खूब सारे लोग इसमें अपने हाथ जला चुके हैं। IPO के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब अंधेरे में तीर मारना। जब तक कि उस कंपनी का सॉलिड हिस्ट्री आपके पास नहीं होती, अगर IPO में भाग लेने से पहले अगर आपके पास उसका अच्छा सा इतिहास है, सब जानते हैं, तब तो ठीक। लेकिन आपको उसका 2 साल का डेटा भी आपके पास नहीं है और आप वहाँ अंधे होकर पैसे लगा देते हो, तो आपको निराशा ही हाथ लगी है और अभी भी लगेगी। रूल 15, इन्वेस्टर्स कैन आउट परफॉर्म बाई यूजिंग फैक्टर्स। इस मार्केट में कितनी सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनका यूज करके आप मार्केट की रिटर्न को बीट कर सकते हैं, आप इंडेक्स की रिटर्न को बीट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स सिलेक्शन करके, वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स सिलेक्शन करके, क्वालिटी स्टॉक्स में हिस्सेदारी लेकर, ग्रोथ स्टॉक में भाग लेकर, या अन्य पैरामीटर जैसे आप ट्रेडिंग के बेसिस पे करते हैं कि भाई मैं 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस रहेगा तो बाई करेंगे, 200 के नीचे आते हैं सेल कर देंगे। तो ये एक तरह की स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी इस प्रकार की, जब स्टॉक्स टॉप क्वालिटी का स्टॉक्स RSI के 20 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब मैं वहां पर बाई कर लूँगा, और जब भी ये 80 पर पहुंचेगा तब इसको सेल कर दूंगा। तो इस तरह की हज़ारों स्ट्रेटजी आप मार्केट का ऑब्जर्वेशन करके बना सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रेटजी हर टाइम में कारगर नहीं होती। आपको अपने प्लान से स्टिक रहकर ही काम करना पड़ेगा। आप हमेशा अपने एक ही स्ट्रेटजी से कमा नहीं सकते हैं। कभी ऐसा टाइम भी आता है जब वो स्ट्रेटजी कारगर नहीं होती, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो स्ट्रेटजी काम करने लग जाती है। रूल 16, इन द लॉन्ग रन स्टॉक्स आर ए ग्रेट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हाउएवर दे आर नॉट इन द शॉर्ट टर्म। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपको अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है, इन्फ्लेशन से निजात पानी है, तो स्टॉक से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो भूल कर भी स्टॉक को हाथ नहीं लगाएं, ये आपका हाथ जला सकते हैं। अगर आपका दीर्घकालीन नज़रिया है तो ये आप स्टॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। रूल 17, द स्टॉक मार्केट इज ए लीडिंग इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। ये आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, आपको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारा स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी जैसे HDFC बैंक, रिलायंस या टाटा ग्रुप की कंपनी जैसे TCS, ये कंपनी अगर दिवालिया हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त होने में टाइम नहीं लगता है, हमारे देश की इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाएगी। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी स्टॉक मार्केट एडवांस होती हैं, ये हमारी इकोनॉमी की जो रफ्तार है उसके 6 महीने पहले हमें बता देती हैं कि इकोनॉमी कैसी होने वाली है। जब तक इकोनॉमी वहाँ तक पहुँचती है तब तक स्थितियाँ अलग हो जाती हैं। तो हमेशा हमारा स्टॉक मार्केट इकोनॉमी के बारे में हमें पहले से एडवांस सूचना देकर चलता है। यही कारण है कि जब मार्केट की टॉप लगा करते हैं तब किसी को पता नहीं चलता है, सबके मन में यही विचार होता है कि सारी स्थितियां तो बहुत अच्छी हैं, इकोनॉमी तो बहुत अच्छी चल रही है, फिर मार्केट गिर क्यों रहा है। लेकिन जब मार्केट काफ़ी गिर चुका होता है तब इकोनॉमी भी उसी रफ्तार से धीरे धीरे उसके पास आ जाती है, तब हमें रियलाइज़ होने लग जाता है। और जब इकोनॉमी की रफ्तार बहुत सुस्त हुई होती है, इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हालत है, तब वहाँ से स्टॉक मार्केट अगर एक बाउंस लेता है, ऊपर चलने की यात्रा शुरू कर देता है, तो इसका मतलब उस मार्केट को ये पता चल जाता है कि आगे इकोनॉमी अच्छी होने वाली है। तो एक कदम हमारा मार्केट इकोनॉमी से आगे चलता है। रूल 18, डोंट यूज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स
टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तब आपको मार्केट के शोरगुल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट को फॉलो करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, अगर मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है तो आप वहाँ पर स्टॉक हाई प्राइस पर बाई कर लेंगे। अगर मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश है तब आप वहाँ पर लो प्राइस पे स्टॉक को सेल कर देंगे। तो आपको कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देना है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब देश दुनिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन का युद्ध किससे हो रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है, इस तरह की चीज़ों में सर खपाने से कुछ भी नहीं होना जाना है और आपको हमेशा नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह से याद कर लेना। कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को देखकर मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचना भी मत। हमारे पुराने साथी इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं और वो वहाँ पर कूद जाते हैं। जब भी निवेशक ने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर को अपने दिल पे लिया तब तक उनकी हालत ख़राब हुई, उनका सारा इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया। वर्ल्ड वार जब 2 चल रहा था तब पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत ही डर का माहौल था और उस डर के माहौल के बाद लोगों ने अपने स्टॉक्स बेच के उसमें केस में अपनी पोजीशन बना ली और उसके बाद एक भयंकर रैली चली थी। ऐसी घटना 2008 में हुई और हाल में 2020 में कोरोना के समय जब पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा था कि अब तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये वायरस मानव प्रजाति को ख़त्म कर देगा, और उसी समय से मात्र कुछ ही दिनों में 3-4 महीनों बाद ऐसी रिकवरी चली कि मार्केट 7,500 से लेकर 18,500 तक के सफ़र तक पहुंच गया। रूल 19, द शॉर्ट टर्म इज़ हाईली अनसर्टेन। ये मार्केट इस तरह से बना हुआ है कि इसके शॉर्ट टर्म में हम इसकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि ये किधर जाएगा, और इसके 25% मूव तो इस प्रकार के होते हैं जो किसी मेजर पॉलिटिकल इवेंट से या कोई इकोनॉमिक गतिविधि से लिंक्ड होते हैं और उनके होने पर ही ये 25% मूव चलते हैं। तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। रूल 20, ऑन एवरेज द स्टॉक मार्केट्स फ्लक्चुएट विथ मोर देन 1% 1 डे पर वीक। ये कोई ज़्यादा इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टॉक मार्केट प्रति सप्ताह 1% से अधिक का मूव करता है और ये पिछले कई सालों के डेटा को स्टडी करके ये रेशियो निकाला गया है। रूल 21, ओवर द पास्ट 2 decades सितंबर हैज़ बीन द वर्स्ट मंथ ऑन द स्टॉक मार्केट बाय फार। पिछले 20 सालों के इतिहास में सबसे ख़राब महीना रिटर्न देने में सितंबर साबित हुआ। सितंबर के महीने में अधिकतर मामलों में नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अब इसमें कोई लॉजिकल है बात नहीं है, लेकिन ये एक प्रकार से डेटा निकल कर आए हैं कि पिछले 20 साल के कई सारे महीनों का अध्ययन किया गया तो सबसे ख़राब महीना सितंबर ही निकला, जिसके रिटर्न सबसे कम थे और अधिकांश मामलों में नेगेटिव रिटर्न थे। तो इस लेसन से आपको ये फ़ायदा होना है कि आपको जब भी इन्वेस्टमेंट बनानी होती है तो आप सितंबर के महीने में बनाए तो ठीक रहे, क्योंकि वहाँ पर मार्केट के नेगेटिव होने की संभावना होती है, डाउन ट्रेंड बढ़ने की संभावना होती है। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो सितंबर महीने की रिटर्न किस प्रकार से वर्स्ट है, नेगेटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है। और इसके टोटल रिटर्न में से अगर सितंबर को बाकी निकाल दें तो रिटर्न्स विदाउट सितंबर में देखिए बहुत ही हाई रिटर्न है, और इंक्लूडिंग सितंबर करने में इसके रिजल्ट भी डाउन होते हैं। रूल 22, इन्वेस्टिंग बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू ईयर इज़ यूजुअली ए ग्रेट आइडिया। पिछले 20 सालों के इतिहास में जब भी आपने क्रिसमस या नए साल में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके रिटर्न सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्मल टाइम के बजाय इस टाइम में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको 10 गुना ज़्यादा रिटर्न देता है। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा 120 सालों के इतिहास में ऐसा होता आया है। अब आगे होता है या नहीं होता ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन पिछला इतिहास यही बताता है। लेसन 23, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट पीरियडिकली द बेस्ट मोमेंट टू डू दिस इज़ इन द मिडिल ऑफ द मंथ। अगर आप सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप हर मंथ अपनी सिप लगाते हैं, तो जब भी आप सिप लगाए तो महीने के बीच में आपको लगाना चाहिए, क्योंकि किसी भी महीने की शुरुआत और महीने के लास्ट के अंदर कितने सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईज इनको फंड प्राप्त होता है और ये फंड इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक की प्राइस हाई मिलती, तो आपको हाई प्राइस पर स्टॉक खरीदना पड़ता है। तो इसकी लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होता है कि अगर आप महीने के बीच में स्टॉक्स को खरीदते हैं
तब उनके रिटर्न जो हैं वो सामान्यतः ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आपको कम प्राइस पर स्टॉक मिलता है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हो, चार्ट की शुरुआत और चार्ट के लास्ट के अंदर बड़े बड़े बार ये बता रहे हैं कि महीने की शुरुआत में और महीने के लास्ट में किस प्रकार से स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, जबकि महीने के बीच में इनकी प्राइस कम होती है इनकी तुलना में। रूल 24, वी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। जब मार्केट के टॉप लगते हैं तब आपको fearful रहना चाहिए, जब स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे होते हैं तब आपको डरना चाहिए, और जब मार्केट काफ़ी गिर चुका होता है तब आपको वहाँ पर ग्रेडी हो जाना चाहिए। फ्रैंक विलियम्स ने कहा कि द मार्केट इज़ मोस्ट डेंजरस व्हेन इट लुक्स बेस्ट। जब आपको ये लगता है कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तब ही सबसे ख़तरनाक होती है, और इट इज़ मोस्ट इन्वाइटिंग व्हेन इट लुक्स फर्स्ट। जब आपको मार्केट बहुत ही ख़राब लगती है तब ये मार्केट आपको इनवाइट कर रही होती है कि भैया आओ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। रूल 25 और आखिरी रूल, एस्टैब्लिश फर्म रूल्स टू कीप योर पोर्टफोलियो ऑन ट्रैक, स्पेशली इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ गिविंग इन टू द इमोशंस ऑफ द मोमेंट। कभी भी इमोशन में आके इन्वेस्ट नहीं करें। सारे लोग बुलिश हैं इसलिए मैं ख़रीद लेता हूँ, ये बहुत गलत कार्य है। सारे लोग बेरिश हैं इसलिए मैं बेच देता हूँ, इससे कुछ होना जाना नहीं है। नेट में आप यहाँ से लॉस लेकर निकलोगे। जेरमी सीगल की एक कहावत है, इन द लॉन्ग रन स्टॉक्स आर द बेस्ट वे टू एक्यूमुलेट वेल्थ, कि लंबे समय में स्टॉक्स के द्वारा वेल्थ जनरेट बहुत ही शानदार तरीके से की जा सकती है। जो व्यक्ति बार बार अपना इन्वेस्टमेंट बदलते हैं, आज ख़रीदा 10 दिन बाद बेच दिया, 2 महीने बाद बेच दिया, फिर ले लिया, फिर बेच दिया, वो हमेशा यहाँ से लॉस लेकर ही निकलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए नए नए वीडियो इसी प्रकार से मैं लाता रहूँ। थैंक्स।